हाँ जी, so we are starting with pledge. ठीक है. First, very important question in this chapter, the difference between bailment and pledge. Pledge की definition लिखने के बाद we will directly go to the difference. 90% of our chapter gets completed over there. The bailment. So basically pledge की definition ही word bailment से start होती है. So so under pledge bailment comes, or under bailment pledge comes, which is the correct statement. गाइस ये क्वेश्चन आ सकता है. This boy. I'm asking, does under pledge bailment come, or does under bailment pledge come? पेमेंट क्या अंदर? वेट। If this आई is थिंक your प्लेज में बेलमेंट आता है। हाँ हाँ। क्या, प्लेज is में बेलमेंट आता है ना। or is it this? सेकंड वन। Sure. Which is a bigger term according to you guys? Is प्लेज। bailment a bigger term or pledge? प्लेज। Why? Is every pledge a bailment? Yes, every pledge is a bailment. But is every bailment a pledge? Is every bailment a pledge? नहीं। So which is a bigger term? पेमेंट। Clear? हाँ। The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. Got it? The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. बेलर जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्लेजी, सॉरी पॉनर. ठीक है. एंड जो हमारा बेली होता है वो क्या होता है? पॉनी. ठीक है. Got it? The person who pledges is the pawners. जो pledge करता है, the person to whom goods are delivered is pledgee or the pawnee. ठीक है. पहले हम essentials of a contract of pledge देख लेते हैं, फिर हम difference पे जाते हैं. Essentials of contract of pledge. First, since pledge is a special kind of bailment, अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि bailment बड़ा टर्म है. या All essentials of bailment are essentials of pledge. ठीक है. Next point. Apart from that, the other essentials, the other first, there shall be a bailment for security against payment or performance of performance.
ठीक है, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। प्लेज की क्या है, जो बेलमेंट है दैट शुड बी सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स इज ऑफ प्लेज इज गुड्स। ठीक है, गुड्स प्लेज्ड for shall be in existence and there should be delivery. There should be delivery of goods from pledger to pledgee. क्लियर है ये पूरा पूरा सेक्शन? हम्म, ठीक है, रुकना। लिखना, लिख लो। या ग्रेट। इसके हम लोग डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस covers a lot of stuff and difference is very important. Difference between bailment and pledge, ठीक है। basis bailment pledge, पहला है मीनिंग, ट्रांसफर ऑफ गुड्स by one person to another for some specific purpose। यहाँ पे जो स्पेसिफिक पर्पस है वो सिक्योरिटी आ जाता है, राइट। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर as सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। दिस इज प्लेज, ठीक है, क्लियर। टर्म्स एप्लीकेबल, इसमें आपका क्या था, बेलर एंड बेली। बेलर कौन था, पर्सन डिलीवरिंग गुड्स, ठीक है। बेली कौन था, पर्सन टू होम गुड्स आर पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड। यहाँ पे कौन था हमारा, पॉनर था। पॉनर कौन है, वो पर्सन हु डिलीवर गुड्स आर सिक्योरिटी। एंड पॉनी कौन है, टू whom goods are delivered as security, whom goods are delivered। क्लियर। अब इसमें पर्पस क्या है, कोई भी पर्पस हो सकता है, एनी पर्पस। टेंडर। और यहाँ पे पर्पस क्या है, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट
स्लैश परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉमिस, ठीक है। कंसिडरेशन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट, यहाँ पे एग्जिस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सेल द गुड्स, नो राइट। आप सिर्फ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो या सू कर सकते हो। सू बेलर और एक्सरसाइज लीन, ठीक है। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, सेल द गुड्स इफ ओनर फेल्स टू रिडीम, ठीक है। लास्ट पॉइंट, राइट टू यूज गुड्स। आप यहाँ पे गुड्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप गुड्स यूज नहीं कर सकते। डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? डिफरेंस क्लियर है? Yeah. ग्रेट। आ जाओ, वी विल डू राइट्स ऑफ अ प्लेची नाउ, ठीक है। राइट्स ऑफ अ प्लेची। गाइस, प्लेजी कौन होता है? तो बता um, दो, प्लेजी कौन होता है? 2 बार लिख चुके हो नोटबुक में। I don't want to say it now. गाइस, प्लेजी वो होता है जिसको आप प्लेज गुड्स देते हो। Yeah, yeah. तो उसका पहला राइट क्या होगा? राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स। ऑन ही हुआ ना वो। तो उसका दूसरा नाम तो प्लेजी होता है ना। लेजी भी बोलते हैं क्या? हाँ जी, राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, पॉनी। वैसे तूने वो सेकंड लास्ट पॉइंट में रिडीम लिखा ना। हाँ, हम्म, राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, दिस इज योर सेक्शन 173। गॉट इट? प्लेजी है, उसके पास क्या राइट है? टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, ठीक है। अब बहुत बेसिक पॉइंट नहीं हो गया ये? इस पॉइंट में जान क्या डालता है कि अगर जो मेरा प्रिंसिपल है, ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात नहीं करता, ये इंटरेस्ट की बात भी करता है, और अगर गुड्स को रखने का कोई खर्चा भी हुआ था वो उसकी बात भी करता है, ठीक है। हाँ ना। yeah. राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। 2 डेट्स हैं, 3 डेट्स हैं। पहला डेट क्लियर हो गया, सेकंड डेट के लिए आप सेम गुड्स रिटेन कर सकते हो ओनली इफ देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ponies right to extraordinary ठीक है। दिस इज योर सेक्शन 175। ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया था, रिटेन टू राइट टू रिटेन द प्लेज्ड गुड्स, जिसमें मैंने ये बोला था कि आप इंटरेस्ट भी अगर पे नहीं किया तो भी आप गुड्स को रिटेन कर सकते हो। मैंने एक्सपेंसेस भी बोला था, वहां पे मैंने नेसेसरी एक्सपेंसेस की बात की थी। तो अगर नेसेसरी एक्सपेंसेस आपके लगे हैं तो आप उनके लिए रिटेन कर सकते हो, बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए रिटेन नहीं कर सकते गुड्स को। आप सू कर सकते हो,
You have the power to sue for such expenses, but you do not have the right to retain the goods. आपको वो एक्स्ट्रा हम्म, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, आप उनके लिए गुड्स को रिटेन नहीं कर सकते, आप उसके लिए सू कर सकते हो। ठीक है? Does this make sense, everyone? yeah, Pawnee is right where pawner makes default. जब वो डिफॉल्ट कर देगा तो क्या होगा बेसिकली? थोड़ा खुद भी सोचने से बढ़िया लगता है। क्या बोला? इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे? पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। अगर पॉनर ने डिफॉल्ट कर दिया तो पॉनी क्या करेगा? कॉम्पेंसेशन। गुड्स नहीं बेच देगा। ओके। 2 पॉइंट्स आ गए इसमें। ही कैन सू द पॉनर एंड रिटेन गुड्स, और यहाँ पे वो सेल द गुड्स कर सकता है। यहाँ पे रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है कि मैं आपके गुड्स बेच रहा हूँ। अच्छा, 1 लाख के गुड्स थे, बिके वो 70,000 के। ड्यू था 1,20,000, दिस वॉज द ड्यू। सो जो पॉनर है, पॉनर विल पे 50,000, पॉनर विल पे 50,000। मोटी बात समझ आती है? क्या समझ आती है? 1 लाख के गुड्स दिए थे आपने, या। वो 70,000। ठीक है, उसका वो बिके 70,000 का, आपका जो ड्यू था वो सॉरी 90,000 का था। तो जो बाकी के 20,000 है वो पॉनर पे करेगा। हम्म। समझ आती है? या। 1,20,000 के गुड्स थे, ड्यू था 90,000 का। जो 30,000 प्रॉफिट मिला, वो पॉनर किस, जो पॉनी है वो किसको पे करेगा? पॉनर को पे करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो जितना आपका ड्यू था वो उतना ही ले सकते हो। जो भी सरप्लस होगा आप वो रिटर्न कर दोगे। ठीक है? हम्म। कोई प्रॉब्लम? नो। फिर आप इसमें देखो जो आपका राइट्स ऑफ ऑनर है। ऊपर जाना एक सेकेंड। क्या? ऊपर जाना एक सेकेंड। ठीक है, हाँ। हो गया। राइट्स ऑफ ऑनर है, ये है आपका सेक्शन 172। जो भी आपके बेलर के राइट्स थे वही आपके पॉनर के राइट्स हैं। हम्म। ठीक है? क्लियर? सेम एज राइट्स ऑफ बेलर। ठीक है? ड्यूटीज ऑफ पॉनी, पॉनी की ड्यूटीज देख लेते हैं क्या है। टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, अगर आपने उसको गुड्स प्लेज किए हैं तो क्या उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसकी रीजनेबल केयर ले? हम्म? या। नॉट मेक अनऑथराइज्ड यूज। डज दिस मेक सेंस? या। रिटर्न द गुड्स when liability is discharged। ठीक है? ड्यूटी टू नॉट मिक्स ओन गुड्स। ठीक है? रिटर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स। ठीक है? हम्म। एंड लास्ट, नॉट डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद टर्म्स ऑफ प्लेज। दिस इज आल्सो सेम ओनली। बस लिखने के लिए लिखा है। हम्म। ठीक है? ड्यूटीज ऑफ पॉनर नाउ। पॉनर कौन होता है? जो जो प्लेज करता है। डिलीवर करता है, हाँ। बिल्कुल।
लायबल टू पे डेट, ठीक है, इज लायबल टू पे डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस, राइट। हम्म। कॉम्पनसेट पानी फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस। बुक में भी बस ऐसे ही दिया है, इसके एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पॉइंटर्स दिए हैं, तो आपको एग्जाम में भी पॉइंटर्स ही लिखने हैं, ठीक है। हम्म। कोई भी फैक्ट्स है वो सारे डिस्क्लोज करने हैं, डिस्क्लोज ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। अगर टाइटल से रिलेटेड कुछ था, टाइटल से डिफेक्टिव टाइटल था, तो उससे लॉस के लिए इंडेमनीफाई करना है, सेम पॉइंट जो हमने उसमें पढ़े थे बेलमेंट में, ठीक है। या। पे द डेफिसिट इफ एनी, जो हमने ऊपर देखा था 90 एंड 70 वाला, पे द हम्म। इफ एनी, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर और बेली डिटेल में लिखना है पर वो एग्जाम। डिटेल में लिखने हैं, अगर ये आया तो आप इतना लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा। ऑल दो, अगर गलती से आपका पेपर बहुत ज्यादा शॉर्ट आ गया, लेंदी नहीं आया, तो इसको भी एक्सप्लेन करता ना, ओके। बिकॉज देन यू आर एक्सपेक्टेड। बट अगर पेपर बहुत लेंदी आया और ये क्वेश्चन आ गया, देन यू आर एक्सपेक्टेड जस्ट टू राइट द 5 पॉइंट्स, हम्म। ठीक है। रुक। लिख लो। आ गया। ठीक है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। पहला, प्लेज बाय मर्सेंटाइल एजेंट, जो पेपर में एक्चुअली आने की वेटेज रखता है, along with the difference। pledged by mercantile agent, this is your section 178। मैं एनालिसिस पढ़ता हूँ, सुनो आराम से। दो generally only a owner of goods can pledge, this act recognizes right of certain mercantile agents to pledge, provided that mercantile agent should be in custody of goods with the consent of owner। आप एक एजेंट हो, आप गुड्स को प्लेज कर सकते हो अगर आपके कस्टडी ऑफ गुड्स है, विद द कंसेंट ऑफ ओनर, ठीक है। सच अ प्लेज डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज वैलिड, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ है तो ये वैलिड है। मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, तो ये कीवर्ड होने चाहिए आपके आंसर में, ठीक है। प्लेज इन दिस केस कैन बी affected थ्रू प्लेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक अ बिल ऑफ lading और अ रेलवे रिसीट। The necessary conditions of validity. Person pledging should be a mercantile agent. Mercantile agent must be in possession either of the goods or document of title of goods. आपके पास goods की custody होनी चाहिए. Such possession must be with the consent of owners. Pledge must be made by the mercantile agent while acting in the ordinary course of business. The pledgee must act in good faith. The pledgee should have no notice of pledge's defect of title. If the pledgee knows that the pledger has a defective title, then pledgee will be valid. Got it? बेसिकली मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए जो प्लेज कर रहा है, कस्टडी ऑफ गुड्स उसके पास होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ओनर, ऑर्डिनरी कोर्स में होना चाहिए, ठीक है, गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज योर 178A। अब सुनो, when the pawner has obtained possession of the goods pledged by him under a contract voidable,
ठीक है, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith. ठीक है, does this make sense? आपने एक voidable contract के अंडर pledge किया, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, then the pawnee acquires a good title. अगर तब आपने मना कर दिया तब नहीं good title मिलेगा, but अगर आपने तब accept कर दिया, तब आपने कोई आवाज नहीं उठाई, then the pawnee acquires a good title, provided he acts in good faith and without notice of the pawner's defect of title. ठीक है, pledge where pawner has only a limited interest. 179. Where a person pledges good in which he has only a limited interest. Pawner is not the absolute owner of the goods. The pledge is valid to the extent of that interest. अगर आपका लिमिटेड इंटरेस्ट है तब उसी इंटरेस्ट तक आप प्लेज कर सकते हो। ठीक है, डज दिस मेक सेंस? क्लियर है यहाँ तक? मर्केंटाइल एजेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, Yeah. A pledges his jewelry worth 1 lakh with B for an advance of 70,000. B pledges the same for 90,000 with C. Now the pledge is valid up to 70,000 plus interest due thereon, only to that limited interest. ठीक है, गॉट इट? एग्जाम्पल क्लियर है? बताना एग्जाम्पल क्या थी? नहीं। मैंने एक बंदे ने मेरे पास गुड्स प्लेज की है। ठीक है, 1 लाख के गुड्स प्लेज किए और 70,000, तो मेरा इंटरेस्ट कहाँ तक रहा? 70,000। सेम Yeah. गुड अगर मैंने 90,000 के लिए प्लेज किए, उसका इंटरेस्ट सिर्फ 70,000 तक ही रहेगा, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लिमिटेड था। अब क्लियर है? Yeah. प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन। When the goods are owned by many people and with the consent of other owners, the goods are left in possession of one owner, then that owner can make a valid pledge. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? लास्ट पॉइंट, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। ध्यान से समझना। ए बाइज अ साइकिल फ्रॉम बी। ए गया बी के पास, उसने एक साइकिल खरीदी, बट लीव्स द साइकिल विद द सेलर। बी देन प्लेजेस द साइकिल टू सी। ठीक है, एंड एंड सी डज नॉट नो कि एक के साथ सेल हुई है, उसको ये नहीं पता, तो ये प्लेज वैलिड है। ठीक है, Okay. क्लियर? दिस इज व्हाट इज देयर इन प्लेज। प्लेज इज वेरी इजी, ओनली इसमें ये वाला जो पॉइंट है आपका, प्लेज बाय नॉन ओनर्स मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract, when pawners has a limited interest, co-owner and seller or buyer in possession। सिर्फ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी पार्ट तो आप देखो, इट इज एज सेम एज इन बेलमेंट। ठीक है, सो प्लेज इतना ही है। All right. Great.